हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हमारा जो रिटायरमेंट है वो 95% ख़त्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा 100% हो जाए, बट अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं बीच में छोड़ दूँगा। तो आज भी हम क्या करने वाले हैं, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, जो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे थे वही, उसमें एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और आ जाएंगे, वो आप सीखोगे। उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आज हमारे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे रिटायरमेंट में। उसके बाद आप रिटायरमेंट के सभी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, इलिस्ट्रेशंस ट्राई कर सकते हो, बट याद रखना रिटायरमेंट में पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको नहीं सीखना, क्योंकि वो अब हट चुका है। और आपको और क्या नहीं सीखना, आपको कैपिटल एडजस्टेड वाला कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर नहीं सीखना, वो भी हट चुका है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है टीएस ग्रेवाल का। 3 पार्टनर्स हैं, पंकज, नरेश और सौरभ। उनका रेशियो दे रखा है आपको 3:1। कह रहा हूँ 1 अप्रैल 2020 नरेश जो है वो फर्म से रिटायर हो जाता है, और फर्म से रिटायर होने की डेट पर, जिस डेट पर वो रिटायर हो रहा है, आपको ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट के अंदर देख लेते हैं पार्टनर्स में क्या क्या बढ़ सकता है। जनरल रिजर्व और नीचे आए, इसके अलावा पार्टनर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बांटी जाए। क्लियर है? तो बैलेंस शीट के बाद हम आते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स के अंदर अगर आप देखो तो प्रीमाइसेस, स्टॉक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या है, फर्दर प्रोविजन लीगल फॉर डैमेजेस, ये सारी की सारी जो ए पार्ट वाली एंट्रीज़ हैं ये सारी किसकी हैं, ये है रीवैल्यूएशन की एंट्रीज। तो ये उसी वक्त सॉल्व करेंगे। फिर दे रखा है गुडविल। गुडविल इसलिए दे रखा होता है, आपको पता है जो पार्टनर रिटायर होता है वो अपना गुडविल का शेयर कौन से पार्टनर से लेता है, गेनिंग पार्टनर से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट की वजह से ही ये क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। सर ये पॉइंट है क्या? जब पार्टनर फर्म से रिटायर होते वक्त अपने पैसे लेकर जा रहा होता है फर्म से, तो फर्म उसको कैसे कैसे उसके पैसे दे रही है वो इस क्वेश्चन में बताया गया है, इस एडजस्टमेंट में। तो ये जब हम वो रिटायर होगा तभी क्लियर करेंगे। अब उसके बाद बारी आती है डी पॉइंट। डी पॉइंट में क्या दे रखा है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू आ जाए तो बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं, गेनिंग। कह रहे गिव नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। मैंने कहा था हमेशा क्वेश्चन एंड से पढ़ना, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना, एंड से। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स मैंने पहले भी बताया था, मैं रिटायरमेंट में भी बता देता हूँ। लेजर अकाउंट्स में कभी भी बैलेंस शीट को इंक्लूड मत करना, क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती। ठीक है, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में क्या क्या अकाउंट्स आते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक या फिर कैश अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं बैलेंस शीट के साथ। क्लियर है? तो चलिए, तो बच्चों देखो पहली एंट्री में कह रहा है कि प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्रीमाइसेस क्या है, हमारी एसेट्स 20% से बढ़ गई। ठीक है, रीवैल्यूएशन के कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्या है वो प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय एसेट की वैल्यू बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो बाय प्रीमाइसेस 80,000 का अगर आप 20% निकालो तो कितना होता है, 16,000 रुपीज़। प्रीमाइसेस के बाद वो कह रहा है क्या, कि स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। स्टॉक की वैल्यू कम होती है 10% से, और हमें प्रोविजन कितना बनाना है, 5% डेटर पे। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक। और स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, देखो 9,000 रुपीज़। तो 9,000 का हम 10% निकालेंगे तो 900 रुपीज़। कह रहे डेटर्स पे हमें 5% क्या बनाना है, प्रोविज़न। तो 6,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो वो कितने रुपए होता है, 6,000 का 5% होता है हमारे पास 300 रुपीज़। 300 रुपीज़ प्रोविज़न बनाना है, ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 400, यानी कि 100 रुपये फालतू प्रोविज़न बना हुआ है। तो अब प्रोविज़न को क्या करोगे, कम। अब प्रोविज़न को कम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, यानी कि लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो इनकम होती है। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स कितना, 100 रुपये। ये फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म में आपको यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है क्या, कह रहा है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर ₹1200। अब ऊपर देखो प्रोविजन फॉर लीगल, देखो बेटा प्रोविजन आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं कि प्रोविजन हमेशा उसके डेटर्स के लिए बनता है। प्रोविजन बनाने का जो मेन रोल होता है वो होता है कि अपने फ्यूचर के खर्चे से, फ्यूचर के लॉस से बचना। प्रोविजन का मतलब होता है पैसे जोड़ना। तो आप किसी भी चीज़ के लिए पैसे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो पैसे जोड़े गए हैं वो किसके लिए जोड़े गए हैं, लीगल डैमेजेस
के लिए। कोई लीगल डैमेज होता है तो वहाँ अगर होता है, नुकसान होता है, तो वो इस प्रोविज़न में से पैसा निकाला जा सकता है। तो वो कह रहा है कि लीगल डैमेजेस जो हैं वो, तो इसमें वो ये कह रहा है कि फर्दर मतलब और कह रहा है फर्दर प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस इज़ टू बी मेड फॉर 1200। कह रहा है कि अब हमें 6000 तो हमारे पास पहले से ही है, कह रहा है अब हमें और जो है वो लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविज़न बनाना है 1200 रुपये का, यानी और हमें लायबिलिटी क्रिएट करनी है। तो 1200 रुपये की लायबिलिटी हमें और बनानी है। तो अगर हम उसको रीवैल्यूएशन में शो करें तो कहाँ पे शो करेंगे? लॉस है हमारे लिए लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, तो यहाँ पे आएगा 2 प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। तो प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, तो यहाँ पर कितने रुपए का और प्रोविज़न आपको बनाना है? 1200 रुपये का। और लास्ट में हमें कह रहा है कि फ़र्नीचर जो है वो 45,000 तक आ गया। फ़र्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 41 से बढ़कर 45 हो गई, यानी कि प्रॉफिट बाय फर्नीचर 4000। क्लियर है बात? इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा पूरे क्वेश्चन में। इस साइड को प्लस कर लो, ये आ रहा है 20,100 रुपीज़, और ये वाली साइड कितनी आ रही है? 21। माइनस करोगे 18,000 रुपये का फर्म को होता है रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट। तो वो जो गेन है, जो प्रॉफिट है, वो किस में बांटा जाएगा? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो बेटा ये हमने बांट दिया है, जो उनका रेशियो दे रखा था 3:1, 18,000 को टोटल कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कैपिटल अकाउंट के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वही हम करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको क्या देखना पड़ता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है? जर्नल रिजर्व 12,000 रुपये का। तो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड चीज़ें बांटी जाती हैं, तो 3:1 में इसको बांट दीजिए। तो यहाँ पे, लेकिन उससे भी पहले आपको हमेशा क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे बाय बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस पंकज, नरेश और सौरभ का हमें गिवन है कितना? 46,000, 30,000, और सौरभ का है 20,000 रुपीज़। फिर हम क्या बांट रहे हैं? बाय जनरल रिज़र्व। शॉर्ट फॉर्म्स प्लीज़ यूज़ मत करना, ठीक है। तो जनरल रिज़र्व का जो अमाउंट हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो है रुपीज़ कितना? 12,000। तो 12,000 को अगर हम बांटे तो ये बटेगा 6,000, 4,000 और 2,000। तो हमने पूरा 12,000 रुपये जो था वो बांट दिया। अब नेक्स्ट बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स में बटे। उसके बाद हम नीचे आते थे एडजस्टमेंट्स में। तो जब हम एडजस्टमेंट में आए तो एडजस्टमेंट के अंदर हमें गुडविल की वैल्यू 42,000 दे रखी है, और गुडविल जो है वो, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर किससे लेगा बच्चों? जो पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में गेनिंग रेशियो मैंने निकाले, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। तो यहाँ पे सिर्फ जो गेन कर रहा है वो पंकज कर रहा है, सौरभ कुछ भी गेन नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है, नरेश का जो गुडविल का शेयर है वो है 14,000 रुपये। तो 14,000 रुपये उसको अकेला कौन देने वाला है? पंकज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। पंकज की कैपिटल को कम कर दो और नरेश की कैपिटल को बढ़ा दो। कितने से? 14,000 रुपीज़ से। अब पंकज और नरेश की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। उसका रीज़न कौन है? पंकज की कैपिटल अकाउंट हो रही है डेबिट 14,000 से। उसका रीज़न कौन है? नरेश। तो यहाँ पे जब हम रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नरेश की कैपिटल बढ़ाओगे, लेकिन पैसा कौन दे रहा है उसको? बाय पंकज कैपिटल अकाउंट। 14,000 रुपये नरेश को मिल रहे हैं, और यही 14,000 रुपये पंकज की कैपिटल से कट रहे हैं। किसकी वजह से? यहाँ पे आप लिखोगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पंकज के अकाउंट से कितने रुपए कट गए? 14,000 रुपये उसके गुडविल के कट गए। उसके अलावा इस पूरे में यानी कि यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये लास्ट का पॉइंट है, इसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, सी पॉइंट को। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? सीधा जाना चाहिए थर्ड स्टेप, यानी कि रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? गेन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में गेन है 9,000, 6,000 एंड लास्ट इज 3,000 रुपीज़। इसके अलावा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हमें जो करना क्या है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटा, यहाँ पे सी पॉइंट में कह रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे कैसे कैसे दिए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है। कह रहा है
26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कह रहा है नरेश को हमने जितना भी पैसा देना है, नरेश को हमने जितना भी पैसा देना है उसमें से 26,000 रुपये हम पहले ही किस में डाल देते हैं, उसके लोन अकाउंट में, कि भैया 26,000 रुपये उसको हम बाद में दे देंगे लोन की तरह, ठीक है। और कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एंड बैलेंस जो बच जाएगा बाद में बी पेड थ्रू बैंक। कह रहा है जो बैलेंस बच जाएगा हम उसको बैंक के थ्रू पे कर देंगे। आगे सुनो, कह रहा है इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। कह रहा है अगर बैंक में भी पैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर आप उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हो, 26,000 लोन अकाउंट में डालने के बाद जो पैसा बच गया उसको आप अपने बैंक से पे करोगे, तो बैंक में देखो कितना है, 7600 है। अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है नरेश, उसका जो बचा हुआ पैसा 7600 रुपीज़ से ऊपर हो गया तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा उसको बाकी का पैसा देने के लिए। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन को आगे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम नरेश की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि नरेश को कितना पैसा हमने देना है। तो यहाँ पे देखो नरेश 34 ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल नरेश है, लेना तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसका प्रॉपर कैसे कैसे वो बांट रहे हैं पैसा वो बताता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, अभी टोटल करके जो नरेश का अमाउंट आया है वो आया है 54,000, यानी कि 54,000 फार्म ने उसको देने हैं। फार्म ने कहा एक काम करो, 54,000 में से सबसे पहले 26,000 को डाल दो इसके लोन में। तो फार्म ने नरेश के लोन अकाउंट में कितने रुपए डाल दिए, 26,000 रुपये डाल दिए। अब हमारे पास जो बचे वो बचे 28,000 रुपये। अब फार्म ने कहा कि भैया जो बचा हुआ बैलेंस है डेट इज़ 28,000, कह रहा है इसको बैंक से पे कर दो। अब भैया बैंक से अगर हमने पे किया तो बैंक में तो हमारे पास इतने ही पैसे रखे हुए हैं 7600। अभी भी हमने उसको कितने देने हैं, ये हमारे बैंक अकाउंट से उसको पे हुए। अगर फार्म ने उसके बाद बोला, फार्म ने कहा भैया अगर आपके बैंक में, फार्म के बैंक में पैसे नहीं बचते हैं तो बैंक से क्या ले लो, लोन ले लो, लेकिन नरेश को पैसे पूरे दो। तो 20,400 रुपये का फार्म ने बैंक से क्या ले लिया, लोन। तो बैंक से लोन लिया, फिर जाके नरेश का जो बैलेंस है वो क्या किया, ये वाला बैलेंस नील किया। तो यहाँ पे 3 तरीके से पेमेंट की जा रही है। पहला तो 26,000 रुपये नरेश के लोन अकाउंट में डाल दिया, बाद में दे देंगे। फिर हमारे बैंक में था 7600, ठीक है, हमने कहा भैया ये तो दो और बाकी जो बचा हुआ है वो बैंक से लोन लो। वैसे इन दोनों, ये वाली जो दोनों पेमेंट है वो एक ही मानी जाती है। कैसे सर? पहले फार्म ने अगर बैंक से लोन लिया होगा, फार्म ने अगर बैंक से लोन लिया होगा तो वो पैसा फार्म के पास आया होगा, यानी कि 20,400 रुपये जो है वो फार्म के बैंक अकाउंट में आए होंगे। फार्म के पास पहले से ही कितने थे, 7600 पहले से थे, प्लस उन्होंने बैंक से लोन कितना लिया, 20,400, उसको कितने रुपए बनाया, उसको बनाया 28,000 रुपये। फिर जाके ये 28,000 रुपये किसको पे कर दिए गए, नरेश को। ठीक है ना? तो ये वाली पेमेंट एक ही मानी जाती है कि बैंक से ही हुई है। अब अगर कोई भी फर्म बच्चों बैंक से लोन लेती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, हम पहले वो सीखते हैं। देखो भाई, फर्म अगर किसी भी बैंक से लोन लेती है तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोन लेना एक लायबिलिटी होती है। तो और लोन के बेसिस पे फर्म को क्या मिलता है, पैसा। तो फर्म के बैंक में गया पैसा, कितना रुपया गया, 20,400, और फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई बैंक लोन के नाम से 20,400 रुपये की। ठीक है। अब उसके बाद पेमेंट होती है नरेश को। तो नरेश को जो पेमेंट होती है वो बैंक से हमने पूरी पेमेंट की है 28,000 रुपये की। तो बैंक में मैंने क्या बताया, पहले से ही कितने रुपए रखे थे, 76। फिर फार्म ने बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का लिया, 20,400 का। तो फार्म के पास और कितने रुपए आ गए बैंक में, 20,400 रुपये और आ गए। टोटल मिला के कितने हो गए, 28,000 रुपये। अब फार्म ने क्या किया, इन्हीं 28,000 रुपयों को किसको दे दिया, नरेश को दे दिया। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको बताऊं, नरेश को पेमेंट कैसे कैसे की जा रही है, मैं अगर उसकी जर्नल एंट्री सिखाऊं तो देखो, पहली जर्नल एंट्री यहाँ पे जो हमने नरेश के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, कितने रुपए ट्रांसफ़र किए थे हमने, 20 तो हमने पे किए हैं पहले 26,000 रुपीज़, उसके सॉरी पे नहीं किए, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो इसकी हम जर्नल अगर सीखें, देखो हर चीज़ की जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सीखना। तो यहाँ पे हमने पहले 26,000 रुपीज़ जो थे वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी नरेश
नरेश की कैपिटल को हम कम कर रहे हैं कितने से, 26,000 से, ये सॉरी डेबिट हो रहा है, मैंने डेबिट नहीं लिखा, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 26,000 टू, ये सारा का सारा पैसा यानी कि 26,000 रुपीज़ जो है ये हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं नरेश लोन अकाउंट में, यानी कि 26,000 रुपये हमने नरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब बाकी के जो बचे थे कितने 28,000 रुपीज़, वो कैसे पे हुए, देखो पहले तो फर्म ने क्या ले लिया, लोन, फर्म ने अपने बैंक अकाउंट में 20,400 रुपये और डाले और 7,600 फर्म के पास पहले से थे, टोटल कितने हो गए फर्म के पास 28,000 रुपये। 28,000 रुपये होने के बाद अगर फर्स्ट एंट्री ये हुई तो सेकंड एंट्री ये हुई, लोन लिया फर्म ने, फिर उसके बाद जो थर्ड एंट्री है वो ये होगी, नरेश को बची हुई पेमेंट कर दी उन्होंने, तो सेम एंट्री नरेश कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट कितने से, 28,000 रुपये से, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है हमें उसकी कैपिटल को ख़त्म करना होता है, चाहे सारा पैसा आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, चाहे आप उसको कैश में पेमेंट करो, लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को हमें ख़त्म करना होता है, और कैपिटल जब भी ख़त्म होती है वो हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ पर हम नरेश के 28,000 रुपये दे रहे हैं थ्रू बैंक, 28,000 रुपये। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस था, ये जर्नल थी, इस क्वेश्चन में जर्नल के लिए बताया नहीं था तो मैंने ये आपको पेमेंट कैसे कर रहा है उसकी जर्नल मैंने आपको सिखा दी। 3 जर्नल्स हुई हैं कि फर्म ने बैंक से लोन भी लिया। अब मैं जब अकाउंट बनवाऊंगा इसका तो ये वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम इन सब में अगर देखें तो नरेश का कैपिटल अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं, तो नरेश अगर ये वाली एंट्री आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो, क्लियर है। नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000 टू नरेश लोन 26 और टू बैंक 28, ये आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे नरेश का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, उसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न है नरेश लोन, दूसरा रीज़न है बैंक। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू नरेश लोन अकाउंट। तो नरेश का लोन अकाउंट कितने रुपए का भी हमने निकाला था, 26,000 रुपीज़, बाकी बचे थे 28,000 रुपये, वो उसको फर्म ने पे कर दिए टू बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि सर फर्म ने लोन लिया है तो यहाँ पे आपने लोन अकाउंट क्यों नहीं लिखा, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, नरेश ने लोन लिया है क्या, नहीं, फर्म ने लिया है ना, तो फर्म ने जो लोन लिया है वो फर्म ने अपनी लायबिलिटी में लिखेगी, वो नरेश के कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखेगी। फर्म ने लोन लिया, वो फर्म का उधार है, वो फर्म के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। फर्म ने लोन लेके जो पैसे लिए हैं वो नरेश को दिए हैं, तो पैसा मतलब बैंक, क्लियर है। तो यही था इसमें लोन अकाउंट का मतलब, जो लोन कैसे आना है, पेमेंट कैसे करनी है, बस इस क्वेश्चन में बस यही एक न्यू टॉपिक था और कुछ नहीं है, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम। अब जो बाकी के पार्टनर्स बच गए उनका क्या निकाल लोगे आप, बाय बैलेंस CD, पंकज का और सौरभ का। तो पंकज का बचा हुआ है 47,000 रुपीज़ और दूसरे वाले का बचा हुआ है 25,000 रुपीज़। अब उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, इसको क्लोज और यहाँ पे लिख देंगे इसका टोटल, और उसके बाद हम मेंटेन करेंगे अपना बैंक अकाउंट। तो बच्चों देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसका बैलेंस BD कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, तो टू बैलेंस BD। तो टू बैलेंस BD में ऑलरेडी हमारे पास कितने रुपए थे, 7,600 रुपीज़ थे। अब हमारे पास कहीं से भी, और अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखें तो रीवैल्यूएशन में कहीं पर भी बैंक अकाउंट नहीं है। फिर हम आए कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में देखा कहीं बैंक अकाउंट नहीं है। जब हम डेबिट साइड पे गए तो हमें वहाँ पर बैंक अकाउंट मिला, लेकिन 28,000 रुपीज़ का, यानी कि हमारे पास से 28,000 रुपये गए हैं। लेकिन जब हमने नीचे बैंक अकाउंट बनाया तो हमारे पास सिर्फ कितने रुपए हैं, 7,600। तो ये हुआ क्या है, जब पैसे कम है तो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए, वो आए इस एंट्री की वजह से। सेकंड एंट्री आप देख रहे हो, फर्म ने लोन लिया था, फर्म ने जो लोन लिया था वो कितने का लिया था, 20,400 रुपये का। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, किसकी वजह से, बैंक लोन, यानी पैसे आए तो थे फर्म के पास लेकिन लोन की वजह से। लोन क्या है हमारे लिए, एक लायबिलिटी, ठीक है, और बैंक में पैसे आए, हमारी एसेट इंक्रीज हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट, हमारे पास 20,400 रुपये आ गए। अब हमारे पास टोटल हो गए 28,000 रुपीज़। 28,000 रुपीज़ होने के बाद आपने क्या किया, आपने नरेश को पेमेंट कर दी 28,000 रुपये की, जिसमें आपका बैंक जो है वो टोटली निल हो गया, ज़ीरो हो गया। सर ये पॉसिबल है, हाँ बेटा रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, बट
बुक्स लाइफ में ऐसा हो चुका है। तो 28,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया बैंक को, किसकी वजह से, नरेश को पैसे देने की वजह से। तो बैंक हुआ क्रेडिट, रीज़न कौन बना, बाय नरेश कैपिटल। बाय नरेश कैपिटल 28,000 रुपये हमने नरेश को पेमेंट कर दी। इसकी वजह से हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका कोई भी बैलेंस सीडी नहीं बचता है। तो अब आप जो इसके बाद बैलेंस शीट को बनाओगे, बैलेंस शीट में अब बैंक अकाउंट नहीं आने वाला है, वो नील हो चुका है। क्लियर है। अब यहाँ देखो बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले है मेरे पास बैंक, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बैंक का बैलेंस हो चुका है नील। तो बैंक के बाद आता है डेटर्स। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने लिखा है डेटर्स। अगर आप ध्यान दो, डेटर्स हमारे पास थे 6,000 रुपये के, अब जिसमें से हमें सिर्फ लेस करना है प्रोविज़न, वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये, क्योंकि 100 रुपये से हमारे जो प्रोविज़न की वैल्यू है वो कम हो चुकी थी। तो 400 रुपये की जगह वो सिर्फ अब 300 रुपये का रह गया था। स्टॉक की वैल्यू 900 से लीगल डैमेजेस, स्टॉक की वैल्यू 900 से कम हुई, लीगल डैमेजेस 1200 रुपये से बढ़ गए और प्रीमाइसेस की वैल्यू भी बढ़ गई। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए, फर्नीचर की वैल्यू भी बढ़ गई, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ना तो इसके अंदर कोई नई एसेट है और ना ही कोई नई लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो डेटर्स के बाद बारी आती है स्टॉक की। तो स्टॉक हमारे पास जो पुरानी वैल्यू थी वो थी 9,000 और स्टॉक जो था वो बढ़कर 9,000 से कम हुआ है 900 रुपीज़। तो जब आप 9,000 में से 900 माइनस करोगे तो 8,100 है स्टॉक की न्यू वैल्यू। उसके बाद आता है फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 41,000, अब बढ़कर हो गई है 45,000, क्वेश्चन में गिवन है। फिर बात आती है हमारी प्रीमाइसेस की। प्रीमाइसेस की ओल्ड वैल्यू है 80,000 रुपीज़, लेकिन अब हमारी उसमें 16,000 का इंक्रीमेंट है तो वो हो गया है 96,000 रुपीज़। इसके अलावा हमारे पास कोई नई एसेट नहीं है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ में। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपको जाना रिजर्व पार्टनर से बांट दिया तो इसमें मत लिखना। फिर दे रखा है आपको सुंदरी क्रेडिटर्स, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 15,000। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है तो 15,000 एज इट इज़ लिख दो। फिर है बिल्स पेएबल, कोई भी चेंज नहीं आया है, एज इट इज़ लिख दो। कितना है, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट चीटिंग करते रहो। कितना, 2200। फिर है प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। हाँ, इसमें चेंजेस आए हैं क्योंकि प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस जो है, एक मिनट, ये पहले था 6,000 रुपये और बढ़ गया 1,200 रुपये, तो टोटल हो गया 7,200 रुपीज़ का। क्लियर है बात। उसके बाद बारी आती है और कोई हमारे पास लायबिलिटी नहीं है। किसके अलावा, यहाँ पे आप एक चीज़ प्लीज़ मत भूल जाना, डेट इज़ जो हमने अभी अभी एक नया पॉइंट सीखा है, बैंक लोन। ये जो बैंक लोन है ना, ये कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। वो बैंक अकाउंट में तो शो कर देते हैं लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फर्म ने बैंक से लोन लिया था तो फर्म के लिए वो क्या है, एक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जो होता है ये न्यू लायबिलिटी है, ठीक है। ये क्या है, न्यू लायबिलिटी, क्योंकि लोन अभी अभी लिया है तो इसको आपको कहाँ शो करना पड़ेगा, इसको आपको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। यहाँ पे किस नाम से, बैंक लोन के नाम से 20,400 रुपये का बैंक लोन। क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास कोई और लायबिलिटी नहीं है। इसको मैं मार्कर से, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बच्चों, आप भी प्लीज़ इसको मार्क कर लिया करो ताकि आपको ये पॉइंट्स आगे याद रहें। अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है, कैपिटल्स। कैपिटल्स के लिए हमारे पास सिर्फ पंकज है, और कौन है पंकज के साथ साथ, सौरभ। बस अब इनकी न्यू कैपिटल्स लिख दो। तो पंकज की जो कैपिटल है हमारे पास, वो देख लेते हैं, बैलेंस सीडी 47, बैलेंस सीडी कितना है, 47 एंड 25, ये न्यू कैपिटल्स होती हैं, यही हमें यहाँ पे शो करनी होती हैं, 47,000 एंड 25,000 रुपीज़। अब हम बैलेंस शीट का यहाँ पे टोटल शो करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद समाप्त। एक मिनट बच्चों, इसमें एक छोटी सी भूल हो गई है, वो क्या है, हमने एक चीज़ और नहीं लिखी, डेट इज़ नरेश लोन। नरेश
से भी तो फर्म ने 26,000 का लोन लिया है। ये देखो, ये रहा। जो पार्टनर रिटायर होता है, कैश तो उसको दिया ही है आपने, लेकिन हाफ दिया है, मतलब थोड़ा सा दिया है, 26,000 रुपये। बाकी जो बचे थे वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे, वो लोन अकाउंट में। तो फर्म के ऊपर ये भी तो एक लायबिलिटी है। बैंक से लोन लो चाहे किसी पार्टनर से, फर्म को पे तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर है। तो वैसे तो ये कैपिटल के से पहले ही आना है, आप लिख लेना नोटिंग में, ठीक है। तो ये था हमारा, और अब इसका टोटल जो है वो होता है ख़त्म। यहाँ पे दोनों का टोटल सेम आ रहा है, ठीक है, वो आपको नोटिंग में मिल जाएगा। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है एंड। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कह रहा है कि XYZ पार्टनर्स है, बैलेंस शीट दे रखी है हमें। बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स में बट सके, लेकिन एक बार यहाँ पे देखो ध्यान से, वाइज लोन आ गया है। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट आगे क्या होगा। रिटायर भी किसको कर रहा है, वाई को, क्या बात है। नोटिस दे दिया उसने रिटायरमेंट का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग प्रोविजन स्टॉक एडजस्टमेंट, ये इसमें एक नई एडजस्टमेंट है, ये समझाएंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट दे रखा है, वो बाद में करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड X and Z to settle Y's account immediately on his retirement। कह रहा है X और Y ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम उसी वक्त इसका जो अकाउंट है वो क्लियर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट इसमें हमें बनानी है। क्लियर है। चलिए बेटा देखो, इस क्वेश्चन में मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, क्योंकि बार बार रिपीट करने से टाइम वेस्ट हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवैल्यूएशन का गेन मैंने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया है, ठीक है। जो भी है रेशियो क्वेश्चन में 4:3:2 गिवन है, उस रेशियो में। अब उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल, मैंने बैलेंस बीडी लिख दिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए वही सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। हमने देखा बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो पार्टनर्स में बटे। फिर उसके बाद आए हम नीचे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में ये जो डी एडजस्टमेंट है, इसको एक बार पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट कह रहा है कि एडजस्टमेंट बी मेड इन द अकाउंट्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक प्रीवियसली कमिटेड वेयर बाय वाई वॉज क्रेडिटेड in excess by 810 while X and Z were debited in excess of 420 एंड 390। बेसिकली वो बोल क्या रहा है, वो कह रहा है कि हम एक एडजस्टमेंट हमें करनी होगी अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए। जो मिस्टेक हमसे पहले हो गई थी, वो मिस्टेक क्या थी, कह रहे हैं कि हमने गलती से वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। 810 रुपये से वाई के अकाउंट को बढ़ा दिया, और एक्स और जेड के अकाउंट को हमने 420 और 390 रुपये से क्या कर दिया, हमने डेबिट कर दिया, यानी कि कम कर दिया। यानी कि वाई को 810 रुपये फालतू मिले, एक्स और जेड को 420 और 390 रुपये क्या मिले हैं, कम मिले हैं। तो अगर आप इनको ऐड करो तो 810 रुपये ही बनते हैं। तो पार्टनर्स का पैसा आपस में ही ऊपर नीचे बट गया है। तो अब करना क्या चाहिए, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, भैया वाई को पैसा फालतू मिला था, उससे वो पैसा ले लो। एक्स और जेड को पैसा कम मिला था, तो उनको वो पैसा दे दो, सिंपल। तो अगर मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री दिखाऊं, तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये देखो। तो इसकी जर्नल एंट्री है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई से हमने क्या किया है, वो पैसा ले लिया है, और जिसको देना था एक्स और जेड को कम दिया था, उनको दे दिया है। तो अब यहाँ पे तीनों ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ गया है इस एंट्री में। तो हम इसको पीछे कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, वो देखो। देखो वाई की कैपिटल हो रही है डेबिट, रीज़न कौन है, एक्स और जेड। एक्स और जेड की कैपिटल हो रही है क्रेडिट, रीज़न अकेला कौन है, वाई। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे शो करेंगे, तो सबसे पहले वाई क्या नाम है, एक्स और जेड की कैपिटल हो रही थी क्रेडिट, उसका रीज़न अकेला कौन था, बाय वाइज कैपिटल। तो कितने कितने रुपए से हो रही थी, एक्स की हो रही है 420 और 390। अब वाई की जो कैपिटल है वो डेबिट हो रही है, वो दो लोगों की वजह से हो रही है, 2x कैपिटल और 2z कैपिटल। तो कितना, वही सेम 420 और 390 रुपये। क्लियर है। वाई की हमने कर दी है डेबिट, और इनकी हो गई है क्रेडिट, इनको पैसा मिल चुका है। तो ये एंट्री थी हमारी न्यू एंट्री, ठीक है। आपस में एडजस्ट कर लिया उन्होंने पैसा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे होंगे, सर ये पैसा हर बार इसके इक्वल ही आएगा। हाँ बेटा, अगर पार्टनर्स ने आपस में गलती की है तो हर बार इक्वल आएगा। ऐसा कोई आपको कभी भी कोई एंट्री ऐसी नहीं दी जाएगी कि जिसका कोई क्लू नहीं है, हिंट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये वाली चीज़ जैसे 810 रुपये फालतू दे मिल गए हैं किसको, वाई को,
तो अगर ये एक्स और जेड में नहीं बटे होते, जैसे यहाँ पे 420 और 390 दोनों को कम मिले हैं, तो फिर ये किसी और चीज़ की गलती होती, तो वो वहाँ से सेट ऑफ हो जाता। लेकिन आपको कभी भी ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन या एंट्री नहीं देगा जिसका कोई क्लू नहीं होगा आपके पास। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुडविल थी फर्म की 5400 और वाई का जो शेयर है उसमें से हमें पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? एक्स और जेड, जो कि अपना फ्यूचर प्रॉफिट यानी कि न्यू रेशियो 2:1 है उनका। तो भैया एक्स और जेड को ही देना है वाई का गुडविल का शेयर, और उनका हमें न्यू रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों ही दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? गेनिंग। तो गेनिंग के बाद देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो मैंने निकाल दिया, गेनिंग रेशियो 2:1 आ गया हमारा। उसके बाद वाई का जो गुडविल का शेयर है वो कितना है? 54 × 3/9 यानी कि 1800 रुपये। तो अब ये 1800 रुपये किसको देने पड़ेंगे? एक्स और जेड को अपने गेनिंग रेशियो में। तो अगर मैं आपको उसकी जर्नल एंट्री बताऊँ तो उसकी जर्नल एंट्री बच्चों क्या होगी? उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल जेड्स कैपिटल टू वाईज कैपिटल। इन दोनों की जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी। वाई को इन्होंने कितने रुपए देने हैं? 1800 रुपये, और इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2:1। तो 2:1 के रेशियो में अगर आप बांटते हो तो यहाँ पे बटेगा 1200 और 600 रुपये। क्लियर है? ये एंट्री मैंने आपको जस्ट याद करने के लिए दिलवाई है, कहीं आप भूल ना गए हो कि गुडविल को कैसे बांटा जाता है। तो अब आप देख लो, यहाँ पे तीनों का दोबारा से कैपिटल अकाउंट आ गया। एक्स और जेड जो है वो डेबिट हो रहे हैं और वाई क्या हो रहा है? अकेला क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा जो है वो वाई को मिल रहा है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। 1200 और 600 1800 रुपये का प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम कह रहा हूँ, गुडविल का शेयर। और यहाँ पर एक्स और जेड की जो कैपिटल है वो डेबिट हो रही थी, उसका रीज़न अकेला कौन था? वाईज कैपिटल, अकेला वाई। तो एक्स ने कितने दिए? 1200, उसकी कैपिटल में से कम करो। 600 दिए जेड ने, उसकी कैपिटल में से कम कर दो। इसके अलावा एडजस्टमेंट के अंदर अगर हम और देखें तो एडजस्टमेंट में ऐसी कोई और चीज़ है? लास्ट में देखो कह रहे न्यू लास्ट में देखो ये वाली एंट्री कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड बाय एक्स एंड जेड टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। कह रहे भैया उसका अकाउंट सेटल कर दो, पे कर दो उसको। चलो करेंगे पे, पहले निकाल लेते। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट में ध्यान दो तो मैंने रेड पेन से मार्क किया था वाइज लोन। वाइज लोन कहाँ पर है? वाई कौन है? पार्टनर। पार्टनर का लोन कहाँ पर है? एसेट साइड में। एसेट साइड का मतलब ये होता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो अब जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म क्या उससे लोन वापस लेगी या नहीं लेगी? सर बिल्कुल लेगी। फर्म उसकी कैपिटल में से उसका लोन का पैसा काट लेगी। तो फर्म जो है वाई से क्या लेने जा रही है? अब उसका लोन भी लेने जा रही है, तो वो लोन उसके कैपिटल में से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टू वाइज लोन। कितने रुपए का आएगा? 20,000 रुपये, क्योंकि इसने फर्म को पैसे देने हैं। तो अगर आप ध्यान दो, अब इसके अलावा कोई और एंट्री बची नहीं है सिवाय किसके? रीवैल्यूएशन के, प्रॉफिट बांटने के। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री हम अब करने जा रहे हैं, थर्ड स्टेप है हमारा बाय रीवैल्यूएशन। कितना है? 1140, 855 और लास्ट 570। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान दो ये वाली साइड अगर आप प्लस भी कर रहे हो तब भी वो डेबिट साइड के इक्वल नहीं आ रही है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाई ने फर्म को पैसा कम दिया है लेकिन फर्म से पैसा लिया ज़्यादा है। अब वो रिटायर हो रहा है भैया, अगर फर्म के पास उसका पैसा होता है तो रिटायरमेंट पे फर्म क्या करती है कि भैया उसका पैसा उसको दे देती है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, अब यहाँ पे फर्म ने उसको नहीं देना है, अब वाई ने यहाँ पे फर्म को देना है। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होता है और उसने अगर फर्म को पैसा देना होता है तो उसको अपने घर से वो पैसा लाना होता है। क्लियर है? तो वो अपने घर से क्या लेकर आता है? पैसे। तो वाई जो है वो अपने घर से पैसे लेकर आएगा। अब ये सब का टोटल करके इसमें से माइनस करोगे तो अपने आप अमाउंट आ जाएगा। तो मैं इसका आपको वर्किंग दिखाता हूँ। देखो, कोई भी पार्टनर अगर अपने घर से पैसे लाएगा तो उसकी जर्नल क्या होगी? फर्म के पास तो सीधी सी बात है पैसा आएगा तो फर्म का तो बैंक बढ़ जाएगा। टू, कौन लाया है? ये लाया है पार्टनर। पार्टनर कौन है? वाई। तो वो कहाँ लाएगा? वो लाएगा अपनी कैपिटल में कि भैया कैपिटल कम थी, ये लो पैसे मैं ले आया हूँ घर से, मेरी कैपिटल जो है वो जितने रुपए कम पड़ रहे थे वो मैंने दे दिए आपको, कैपिटल हो गई बराबर। अब ये सवाल उठता है कि सर कितने पैसे कम पड़ रहे थे? पैसे कम पड़ रहे थे 9155 रुपीज़।
घर से लेकर आ गया पैसे। क्लियर है? जो भी पार्टनर जब भी फर्म से रिटायर होगा, अगर उसने फर्म को पैसा देना है तो वो अपने घर से पैसे लेकर आएगा और अपनी कैपिटल को बराबर करेगा। जो नेगेटिव बैलेंस जा रहा है ना उसका, ये नेगेटिव बैलेंस था उसकी कैपिटल का, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो उतने पैसे लेकर आएगा। तो अब उस जाके उस वो फर्म की कैपिटल, जो उसकी जो कैपिटल है वो हो गई है बराबर। तो इसी एंट्री को अगर आप यहाँ पीछे करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक। तो कितने पैसे लेकर आया है वो, 9155 रुपीज़ वो लेकर आया है। क्लियर है बात? तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी। आपने एक और चीज़ इस क्वेश्चन में सीखी है कि रिटायरिंग पार्टनर हर बार फर्म से पैसा लेता ही नहीं है, फर्म को पैसा देता भी है। समझ आती है बच्चों बात? तो यहाँ पर ही हमारा क्या, ये जो है कैपिटल अकाउंट वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस सी डी किसका बचेगा, एक्स और जेड। बच्चों नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन को देखेंगे, फिर अपनी न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले है कैश एट बैंक। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कैश एट बैंक था वो इस बार इंक्रीज़ नहीं हुआ है। पहले 3300 था प्लस डिक्रीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार हमने किसी भी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की ही नहीं है, बल्कि रिटायरिंग पार्टनर से पैसा लिया है। तो फर्म के पास इस बार पैसा आया है तो बैंक में हम कर देंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है डेटर्स। डेटर्स के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी हमारे डेटर्स थे वो सारे के सारे क्या थे, गुड थे, यानी अच्छे थे। तो हमें प्रोविज़न बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो इस बार जो डेटर है, जो सेम अमाउंट दे रखा है वही आ जाएगा। यहाँ पे प्रोविज़न को हटा देंगे इस बार हम, क्योंकि प्रोविज़न हमें क्वेश्चन में ही मना कर दिया है। तो कितना है, 3045। क्लियर है? और ये हो गया 12,455। अब डेटर्स के बाद बारी आती है स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो स्टॉक 4800 जब हमने देखा रिवैल्यूएशन में स्टॉक की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे स्टॉक की न्यू वैल्यू लिखेंगे। तो 4800 में हम प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5760। स्टॉक के बाद बारी आती है किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारे पास 5760। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 5100, ये बुक में दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो वो 5100 ही है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बढ़ी है 1500 रुपये से। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो नई वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारे पास कितनी, 16,500 रुपये, जब हमने उसमें 1500 रुपये ऐड कर दिए। इसके अलावा कोई और एसेट नहीं है हमारे पास। अब जाते हैं कहाँ पे, लायबिलिटीज़ में। तो लायबिलिटीज़ में देख लो क्रेडिटर्स और कैपिटल्स हैं। कैपिटल तो रहने दो, अब नई वाली आएगी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जो पहले थी वो भी अभी भी वही है, तो यानी कि 24,140 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पे और भी एक लायबिलिटी आने वाली है, जैसे कि अगर हम देख लें ऊपर कोई लायबिलिटी है या नहीं, यहाँ भी नहीं है। वाइज लोन पे हो गया, ये कुछ नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, हमारे पास यहाँ पर भी कोई लायबिलिटी नहीं बची। अदरवाइज़ क्या होता था, जो हम पीछे भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या होता था कि जो भी पार्टनर रिटायर होता था हम यहाँ पे उसका लोन अकाउंट डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब सीधा सीधा सिर्फ लास्ट में क्या आने वाली है, कैपिटल्स। ठीक है, तो कैपिटल्स वो भी किसकी, एक्स और जेड की, वो भी नई वाली। तो 12,360 और 6360। अब इसका टोटल करके इसको कर देंगे हम एंड। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। ये पूरा करके आपको किस में मिल जाएगा, नोटिंग में मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ख़त्म होता है। रिटायरमेंट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, सिर्फ 2-3% का और बचा है, वो हम आगे करवा देंगे आपको। तब तक आप रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।